हेलो स्टूडेंट्स, आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि कार्बन जो है एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं। उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो हमने उसमें सीखी दैट वाज द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। अबाउट 90% ऑफ द कंपाउंड जो दुनिया में बनते हैं वो कार्बन ही बनाता है, और इसके क्या रीजंस हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो लेक्चर मिस हुआ है तो आप जरूर उसको देखिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक है ना। आप एक बात को समझिए कि कार्बन के कुछ कंपाउंड्स हम यहां पे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर और आप ले सकते हो मीथेन, आप एक और ले सकते हो ग्लूकोज। अब बहुत सारे कंपाउंड्स ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा इथेनॉल, जिसको हम कॉमन टर्म्स में अल्कोहल भी बोलते हैं। तो ये कार्बन के कुछ कंपाउंड्स हो गए। इन कार्बन के कंपाउंड्स के अंदर अगर आप देख सकते हो, क्या एक ही एटम है या बहुत सारे एटम्स मिल गए हैं एक दूसरे के साथ। तो आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 3 एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है। मीथेन के अंदर 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं दैट इज 5। अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम है। टोटल मिला के 24 एटम्स हो गए जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और आपका जो इथेनॉल है, आपका अल्कोहल जो है, उसमें कितने एटम्स टोटल जुड़े हुए हैं? कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन का 1, यानी कि कुल मिला के 2, 5, 7, 8 और 9 एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं हम कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब जब ये एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर मस्ट बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज एटम्स। ऐसा तो नहीं होगा कि ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब जो होता है दैट इज इन सिंपल टर्म्स लव। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली है, उसमें 5 मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बाय फोर्स कॉल्ड लव। ठीक है ना। या आपका एक फ्रेंड सर्कल है जिसमें 10 लोग हैं, 10 बच्चे हैं जो एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के करीब रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना। तो वहां पे भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको लव बोला जाता है। ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका नाम लव है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसी को केमिस्ट्री के अंदर बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? इट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। इसका ब्रॉडर डेफिनेशन आपको 11th में मिलेगा इन द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन यहां पे हम क्या बोलेंगे, हम बोल रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन अगर जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्ड। यानी कि इसके अंदर भी केमिकल बॉन्ड है, इसके अंदर भी केमिकल बॉन्ड है, इसके अंदर भी केमिकल बॉन्ड है, इसके अंदर भी केमिकल बॉन्ड है। ये सिर्फ इनमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2। इसका क्या मतलब हुआ? 2 हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। There must be force of attraction between 2 atoms of hydrogen. That force of attraction is called chemical bond. So a force of attraction that holds atoms together in a molecule, that's known as a chemical bond. या आपने अपने पिछले चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सीखा होगा, इट्स ऑल्सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स आयोन्स टुगेदर इन एन आयनिक क्रिस्टल। ठीक है ना। वहां पे आपने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। ठीक है, उसका ग्रेटर डिटेल आपको 11th में पढ़ना है। वहां पे आपने देखा होगा कि आयॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। Ba2 पॉजिटिव, ठीक है ना, Cl नेगेटिव, ये 3 एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है ना। वहां पे एक्चुअली एक क्रिस्टल बन जाता है पूरा, उस क्रिस्टल में बहुत सारे आयॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आपने वहां पे नाम दिया आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट मस्ट बी एग्जिस्टिंग। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कोई कशिश होगी, कोई प्यार होगा, जिसकी वजह से एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। उसका नाम क्या दिया जाता है केमिस्ट्री में? केमिकल बॉन्ड। आज हमें यही देखना है कि कार्बन का जो केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है ना, ये किस तरह के केमिकल बॉन्ड्स बनाता है। पहले आप उसको समझने के लिए पीरियोडिक टेबल की तरफ आइए। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। इन 118 एलिमेंट्स में से कितने स्टेबल हैं, कितने अनस्टेबल हैं, कितने ज्यादा स्टेबल हैं, कितने कम स्टेबल हैं,
वो कैसे पता चलता है? देखो, अगर आप इस लिथियम को देखोगे, ये कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इट नेवर एग्जिस्ट्स ऑफ अलोन, ठीक है ना, इन एन आइसोलेटेड फॉर्म। ये हमेशा इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स पाया जाता है, ठीक है ना, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम कार्बोनेट वगैरह वगैरह। अगर आप इस फ्लोरीन को देखोगे, इट्स हाईली रिएक्टिव ऑल्सो, ये भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप आर्गन को देखोगे, ये आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आप पूरे नोबल गैस, इस पूरे ग्रुप को आपने क्या नाम दिया है? नोबल गैसेस। अगर आप सारे नोबल गैसेस को देखोगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये सबसे स्टेबल एलिमेंट्स है। तो ये सब जब स्टेबल है तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इन सब में कोई खास बात होगी। फिर देखा गया कि इस हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में, जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। नियोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्रिप्टॉन में भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, जेनॉन, रेडॉन या फिर ओगेनिसॉन, ये सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये सब के सब क्या है? ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, सबसे स्टेबल एलिमेंट्स है, ठीक है ना, और आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो कंपाउंड्स बनाते हैं। नियोन कंपाउंड नहीं बनाता, हीलियम कंपाउंड नहीं बनाता, ठीक है ना। ये जो क्रिप्टॉन है या जेनॉन है, ये भी नॉर्मल कंडीशंस के अंदर कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं, अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस कंपाउंड बनाते हैं। यानी कि ये अपने आप में खुश है। अपने आप में खुश होने का मतलब क्या है? कि इनको कोई जो है दूसरे एटम के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है स्टेबल होने के लिए, ये अकेले आइसोलेटेड फॉर्म में स्टेबल है। समझ रहे हो? ओके, उसके बाद देखा गया कि अगर इन सब में हीलियम को छोड़ के, हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आया लेविस, उसने लेविस ऑक्टेट रूल दिया। बोला कि हर एक एटम की टेंडेंसी होती है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए आउटर मोस्ट शेल में। यानी कि फ्लोरीन के पास, जैसे कि आप जानते होंगे, 7 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, नाइट्रोजन के पास 5 हैं, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। ये क्या चाहेगा? ये नियॉन जैसा बने, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये नियॉन जैसा बनेगा, ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा उसका मतलब होता है खुश हो जाएगा। जैसे इंसान खुश होना चाहते हैं, ऐसे ही आपके केमिकल एलिमेंट स्टेबल होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, ठीक है ना। वो कैसे हो जाता है? अपनी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं वो, ठीक है ना, जिसका डिटेल आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ये सिलिकॉन क्या चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो। कैसे बनना चाहेगा? ऑर्गन जैसा बनना चाहेगा। सल्फर कैसा चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो। कैसा बनना चाहेगा? नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनना चाहेगा, ऑर्गन जैसा बनना चाहेगा। क्लोरीन क्या चाहेगा? 8। ब्रोमीन क्या चाहेगा? 8। लिथियम क्या चाहेगा? आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, क्योंकि इसका जो क्लोजेस्ट है वो हीलियम है, ठीक है ना, और उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोजेस्ट नोबल गैस। सोडियम क्या चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में हो। पोटेशियम क्या चाहेगा? 8 हो। कैल्शियम क्या चाहेगा? 8 हो। इस तरह से आपके जो केमिकल एलिमेंट्स हैं, इनकी टेंडेंसी होती है टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। उस चीज को बोला जाता है लिविस ऑक्टेट थ्योरी या लिविस ऑक्टेट रूल। अगर आपसे कोई पूछेगा ये लिविस ऑक्टेट रूल क्या है, तो आप उसको बताओगे द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। यानी कि एटम्स की टेंडेंसी कि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं आउटर मोस्ट शेल में, अरे एटम की चाहत कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए आउटर मोस्ट शेल में, उसको बोला जाता है लिविस ऑक्टेट रूल, ठीक है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ जाएंगे? ये ब्रोमीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएंगे? ये फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएंगे? ये सोडियम पोटेशियम के पास, मैग्नीशियम कैल्शियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ जाएंगे? इसके 2 तरीके हैं। वन इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि एवरी एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है ना, या आप ऐसे बोल सकते हो द एटम ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है ना। उसको क्या बोला हमने? लिविस ऑक्टेट रूल। अब देखो इसके 2 तरीके हैं, हाउ टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? व्हाई टू अचीव, क्यों करें हासिल 8 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि उसको हासिल करने से एक एटम नोबल गैस जैसा बन जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू अचीव, कैसे आप अचीव करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे कि आपके पास सोडियम है, इसका एग्जाम्पल लेंगे, कैल्शियम का एग्जाम्पल लेंगे, कार्बन का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना, फ्लोरीन का एग्जाम्पल लेंगे, ये सब एग्जाम्पल्स लेंगे। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यानी कि देखो सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11।
पहले शेल में कितने पूछते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, जैसे कि आपने पीरियोडिसिटी में सीखा होगा। कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, 2882, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कैल्शियम का 20, कार्बन का 6 और फ्लोरीन का 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9 है, पहले में 2 और दूसरे में 7। ये क्या चाहेगा? आउटर मोस्ट में 8 हो। 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 देखो इसके पास बेस्ट चीज क्या रहेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक है ना। दूसरा तरीका इसके पास ये भी हो सकता है कि ये 7 को गेन करे। 7 को गेन करना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। इट्स नॉट पॉसिबल टू गेन सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इसके पास सबसे आसान चीज क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद एक एटम कैटायन बन जाता है, तो Na पॉजिटिव बनेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है? लूज किया है। सोडियम पॉजिटिव बना और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8। ये चीज जो होगी ये स्टेबल होगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप इस फ्लोरीन को देखोगे, इसके पास कितने आउटर मोस्ट में? 7। तो इसके पास आसान सी चीज क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को वो गेन करे। फॉर एग्जांपल सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसको फ्लोरीन ने गेन किया। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई भी एटम, तो वो बन जाता है एनायन, यानी कि नेगेटिवली चार्जड आयन। तो ये दोनों कैसे बन गए? आयन्स बन गए, कैटायन और एनायन। ये दोनों मिलके जो चीज बनाते हैं दुनिया में, उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, जो आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है ना। इसका एक क्रिस्टल बनता है। ओके, इसी तरह आपका कैल्शियम है। इसकी क्या टेंडेंसी है कि ये करना चाहेगा अचीव 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर। इसके पास कितने हैं? 2 हैं। अगर ये 2 को लूज करेगा तो इसके पास 8 आ जाएंगे। 2 को लूज करना आसान है, 6 को गेन करना मुश्किल है, इसीलिए ये भी 2 को लूज करेगा। 2 को लूज करेगा तो Ca2 पॉजिटिव बनेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,8। जब ऐसा हो जाएगा तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने आ गए? 8। यहां पे फ्लोरीन का भी देख लेते हैं, 2,8, ठीक है ना। आउटर मोस्ट शेल में 8 आ गए, आउटर मोस्ट शेल में 8 आ गए, आउटर मोस्ट शेल में 8 आ गए। ये सब क्या हो गए? स्टेबल। अब हम कार्बन को देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम अलग से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सिनेरियो कार्बन के अंदर। देखो कार्बन, इसको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने देखा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या चाहेगा? किसके जैसा बने? नोबल गैस के जैसा बने, यानी कि इसको अचीव करना है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 2 अचीव करेगा वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम के केस में होता है, और हीलियम भी नोबल गैस है, वो भी स्टेबल है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर इसको गेन या लूज करना है तो इसको कितने गेन करने पड़ेंगे? 4 गेन करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके पास क्या है? टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट दिस इज एनर्जेटिकली हाईली डिमांडिंग। इसको क्या बोला जाता है कि ये एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, कार्बन का न्यूक्लियस जो है उसके पास कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन्स, ठीक है ना। अगर कार्बन 12 है तो उसके पास 6 न्यूट्रॉन भी होंगे, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या बनेगा? कार्बन नेगेटिव बनेगा। कार्बन नेगेटिव जो है एनायन है। क्या एनायन को एक इलेक्ट्रॉन और देना आसान है? इसका आंसर है नहीं। पहले ही ये नेगेटिवली चार्जड बन गया है, अब इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे, बहुत जबरदस्ती से अगर देंगे हम, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी देके, तो फिर ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो क्या बनेगा? C2 नेगेटिव। प्रोटॉन अभी भी 6 है। प्रोटॉन को 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ होल्ड करते हैं। 6 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब मुश्किल हो गया। 6 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अब ये C2 नेगेटिव बन गया है, ठीक है ना। अब इसकी इधर जो है इसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, उनका रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आप चाहते हो कि इसको एक और इलेक्ट्रॉन दो, फिर चाहते हो कि उसको भी एक और इलेक्ट्रॉन दो, ताकि ये बने C4 नेगेटिव। इज दिस पॉसिबल? आंसर इज नो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। आप एक एटम को 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, आप 6 प्रोटॉन वाले एटम को 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्शन है
ये था लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन टू लूज कितने करने पड़ेंगे इसको, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करने पड़ेंगे, टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। उससे क्या हो जाएगा, ये इसका कन्फिग्रेशन 2 हो जाएगा, ये हीलियम जैसा बनेगा, स्टेबल होगा। अब आप इमेजिन करिए आपके पास कार्बन है, इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बनेगा, C पॉजिटिव, कैटायन बना। अब कैटायन क्या इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ देगा, फिर से हम एक एटम बनाते हैं 6 प्रोटॉन्स के साथ, 6 न्यूट्रॉन है उसके पास, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये कार्बन एटम है, उन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से जैसे हम ऐसे बना देंगे 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। हमें पता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है और 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, क्या ये खुद ब खुद बाहर निकलेगा, आंसर इज नो, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब ये क्या बना, C पॉजिटिव, कैटायन बना। अब कैटायन से क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान है, आंसर इज नो। अब कैटायन पॉजिटिवली चार्जड है, ये नेगेटिव चार्ज को आसानी के साथ नहीं छोड़ेगा। दूसरे तरीके से देख सकते हैं, इसके पास 6 प्रोटॉन है, इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है। अब जो हर एक इलेक्ट्रॉन पे होल्ड होगा वो ज्यादा होगा। एक्चुअली क्या हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से साइज छोटा हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आ जाते हैं, न्यूक्लियस के नजदीक आ जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो अब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब आप ये चाहते हो कि C पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें और इसको C2 पॉजिटिव बनाएं, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप यहां पे भी नहीं रुकना चाहते, आप इससे भी एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालना चाहते हो, C3 पॉजिटिव बनाना चाहते हो। क्या ये C2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देगा, एक और इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आ गए और अट्रैक्शन उनके बीच में बढ़ गया, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, फिर बहुत और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी चौथे इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालने के लिए। तो इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। और जितनी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ये अनस्टेबल होगा। एक सिस्टम जो होता है वो उतना ही अनस्टेबल होता है जितनी एनर्जी उसके पास ज्यादा होती है। अगर इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल दिस विल बी अनस्टेबल, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। तो क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, आंसर इज नो। तो पहला वाला ऑप्शन जो था आयोनिक बॉन्डिंग का, आयोनिक बॉन्डिंग आपने देखा होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स में, आयोनिक बॉन्डिंग एक ऐसी बॉन्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होते हैं, ठीक है ना। ना कार्बन के पास गेन करने का ऑप्शन है ना लूज करने का ऑप्शन है, यानी कि कार्बन जो है आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाएगा, ठीक है ना। फिर इसके पास क्या चारा रह जाता है, लेट अस सी। तो दूसरा जो तरीका है जुड़ने का एटम्स का एक दूसरे के साथ, उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। उसमें क्या हो जाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस बॉन्डिंग में हो जाती है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। देखिए इसको समझने से पहले हम 2-3 चीजें पहले और समझते हैं। देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज लीविस डॉट स्ट्रक्चर। नाम से कभी नहीं डरना चाहिए, ये चीजें बहुत आसान होती है। लीविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको किसी एलिमेंट का लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, उसके लिए उसका सिंबल लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का ही लिखना है, ये कार्बन हो गया, इसका सिंबल लिखा, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को इन द फॉर्म ऑफ 4 डॉट्स बनाया जाता है, इसको बोलते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। इसी तरह आप बहुत सारे एलिमेंट्स का सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1 ही है, ठीक है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, तो ये इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 8, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, पहले में 2, दूसरे में 6, दिस इज योर ऑक्सीजन। तो इसको आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6, तो इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए, वेरी सिंपली इस तरह से, ठीक है ना। आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले में 2, दूसरे में 5, तो आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, तो इसके अराउंड 5 डॉट्स बनाओ, उसको बोलेंगे लीविस डॉट स्ट्रक्चर
ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरह से आप काफी एलिमेंट्स का जो है एक बना सकते हो लिविस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर मैं आपको क्लोरीन का पूछूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपने सीखा होगा 287, ठीक है ना। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 7। तो क्लोरीन का कैसे बनेगा, Cl लिखना है पहले सिंबल, उसके बाद 7 डॉट्स इसके अराउंड डालने हैं। ये हो गया लिविस डॉट स्ट्रक्चर आपके क्लोरीन का, समझ रहे हो। तो ये है आपके लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स। अब आप देखिए, हम सिंपलेस्ट केस ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग लेंगे, यानी कि हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। देखिए आप, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1। दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1। क्या ये नोबल गैसेस हैं, आंसर इज नो। नोबल गैस इसका सबसे नजदीकी कौन है, हीलियम। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, यानी कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो स्टेबल है सिस्टम। क्या ये लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन, आंसर इज नो। अगर ये लूज कर लेगा तो फिर इसके पास कुछ नहीं रहेगा। ये तो गेन कर लेगा, क्योंकि अगर इसने एक गेन कर लिया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये लूज नहीं कर सकता। और जब तक ये लूज नहीं करेगा तब तक ये गेन क्या करेगा। तो अगर इन दोनों को एक दूसरे को स्टेबल करना है, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो है आपके क्लास 10th में 2 सेक्शंस है, आपका दोस्त और आप 2 अलग अलग सेक्शंस में। आपके पास इंग्लिश बुक नहीं है, उसके पास मैथ बुक नहीं है, ठीक है ना। सो यू डू नॉट हैव इंग्लिश बुक, आपके दोस्त के पास मैथ बुक नहीं है। तो पहला क्लास आपका इंग्लिश होता है, उनका मैथ होता है। दूसरा क्लास उनका इंग्लिश होता है और आपका मैथ होता है। आपके पास क्या नहीं है, इंग्लिश नहीं है, उसके पास क्या नहीं है, मैथ नहीं है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ए हो और आपका दोस्त बी है, ठीक है ना। आपके पास इंग्लिश नहीं है, मैथ है। आपके दोस्त के पास इंग्लिश है, मैथ नहीं है। तो पहली क्लास इसको क्या है इंग्लिश, इसको पहली क्लास क्या है मैथ। दूसरी क्लास इनको मैथ है, यानी कि आप लोगों को मैथ है और इनको इंग्लिश है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट क्या रहेगा, देखो आप इसको मैथ नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने इसको मैथ दे दिया तो ना आपके पास इंग्लिश रहेगा ना मैथ रहेगा, तो फिर आप क्या पढ़ोगे। ये आपको इंग्लिश नहीं दे सकता, ठीक है ना। अगर आपने इसने आपको इंग्लिश दे ही दिया, ठीक ना, इसने इंग्लिश लूज किया, आपने इंग्लिश गेन किया, तो फिर क्या हो जाएगा, इसके पास कुछ नहीं रहेगा, आपके पास दोनों बुक्स आ जाएंगे। लेकिन बॉन्डिंग का मकसद ये नहीं होता, दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि एक दोस्त को फायदा आ जाए और दूसरे दोस्त को सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो। इसी तरह आपकी जब बॉन्डिंग होती है, जब एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उनमें क्या मकसद होता है कि सब एटम्स जो है वो स्टेबल हो जाने चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपके पास पहला वाला क्लास क्या है इंग्लिश और दूसरा मैथ। तो ये आपको इंग्लिश दे देगा पहले क्लास में, आप इसको मैथ दे दोगे, ठीक है ना। जब दूसरा क्लास स्टार्ट होगा तो ये आपको मैथ वापस दे देगा, क्योंकि आपका दूसरा क्लास मैथ है, और आप इसको इंग्लिश वापस दे दोगे क्योंकि इसका दूसरा क्लास इंग्लिश है। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या किया, शेयरिंग किया, शेयरिंग ऑफ बुक्स। या आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके घर में आप और आपकी बहन है, आपके पास अपना परफ्यूम है, उसके पास अपना शैम्पू है। आपके पास शैम्पू नहीं है, उसके पास परफ्यूम नहीं है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि आप शेयर करो, ठीक है ना। जब शैम्पू की जरूरत पड़ेगी आप में से किसी भी को, तो वो शैम्पू ले लेगा, ठीक है ना। और जिसको परफ्यूम की जरूरत पड़ेगी वो परफ्यूम यूज करेगा। तो आपने क्या किया, दोनों चीजों को एक दूसरे के नजदीक रखा, या दोनों चीजों को वॉशरूम में रखा। जिसको शैम्पू जब चाहिए उसको वो ले लेता है, जिसको जब परफ्यूम चाहिए वो ले लेता है, ठीक है ना। या एक ही वार्डरोब में आपने इन दोनों को रख दिया। तो ये आप दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। किसी भी स्टेज पे आपको नहीं लगेगा कि आपके पास शैम्पू नहीं है या परफ्यूम नहीं है, जबकि सच ये है कि आपके पास 2 में से एक ही चीज थी, लेकिन जब आपने शेयरिंग की तो आपके पास दोनों चीजें आ गई, ठीक है ना। अब हम आते हैं वापस अपने हाइड्रोजन के पास। तो क्या हो जाता है कि ये दोनों एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, ठीक है ना। और नजदीक आने के बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। ये हो गया लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2। इस हाइड्रोजन को भी लगता है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस हाइड्रोजन को भी लगता है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, शेयर किया है।
अब ऐसे भी देख सकते हो, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बना, जब ये एक दूसरे के नजदीक आ गए, तो इसको क्या लगता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के हैं, और इसको क्या लगता है दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये अलग नहीं होना चाहेंगे अब, क्यों? क्योंकि जब अब ये अलग हो जाएंगे, नया नया इलेक्ट्रॉन वापस ले लेंगे, तो दोनों अनस्टेबल हो जाएंगे। तो जब H2 मॉलिक्यूल बना तो वो स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, दोनों हीलियम जैसे। इसको कैसे दिखाया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ दिस। जो स्मॉल सा एक डैश हमने यहाँ पे डाला हुआ है, या बड़ा डैश, ठीक है ना, स्मॉल स्टिक, उसको बोलते हैं बॉन्ड। इस बॉन्ड में क्या हुआ है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो a chemical bond that involves sharing of electrons is called a covalent bond. और यही वो बॉन्ड है जो आपका कार्बन बना लेता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक है ना, कि कार्बन कैसे जुड़ता है दूसरे एटम्स के साथ, चाहे वो कार्बन के ही एटम हो या कोई और एटम हो। कार्बन हाइड्रोजन के साथ कैसे जुड़ता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ कैसे जुड़ता है, कार्बन सल्फर के साथ कैसे जुड़ता है, कार्बन कार्बन के साथ कैसे जुड़ता है। उसका आंसर है द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बना के, यानी कि बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। अभी हम कार्बन पे नहीं आए, अभी हमने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा हाइड्रोजन का। ठीक है ना। और सिंपल एग्जांपल देने से पहले एक और डेफिनेशन यहां पे हम बोलेंगे, विच इज कॉल्ड ए सिंगल बॉन्ड। आपका जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कभी सिंगल बॉन्ड होता है, कभी डबल बॉन्ड होता है, कभी ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, यहां पे भी समझने की कोशिश करेंगे। जब आप एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दो एटम्स के बीच में शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम कहेंगे व्हेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर, वन इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गए? टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डेड एटम्स मतलब जुड़े हुए एटम्स, ये दो एक दूसरे के साथ जुड़ गए। ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सिंगल बॉन्ड। समझ रहे हो? तो यहां पे आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस पे क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना। ये इसका लिविस स्ट्रक्चर है, ये इसका एक और स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। इसको भी लिविस स्ट्रक्चर बता सकते हैं, इसको लिविस डॉट स्ट्रक्चर बता सकते हैं, इसको लिविस स्ट्रक्चर बता सकते हैं। ठीक है ना। नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स हियर। तो नेक्स्ट वी विल डू क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है ना। अभी हम कार्बन पे नहीं आ रहे हैं, कार्बन को समझने से पहले हम कुछ और मॉलिक्यूल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके देखो, क्लोरीन, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है? 2 8 7। दूसरा क्लोरीन लाते हैं, इसका भी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 2 8 7। इसके पास भी 17 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 17 इलेक्ट्रॉन। इसके पास आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 हैं। इसके पास आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 हैं। ये क्या चाहेगा? कितने आने चाहिए? 8। तो इसका पहले हम लिविस स्ट्रक्चर लिखते हैं, लिविस डॉट स्ट्रक्चर 7। इसके पास भी 7, इसके पास भी 7। ये क्या चाहेगा? 8। ये क्या चाहेगा? 8। देखो, ये चाहेगा कि ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे। जब ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास तो 8 आ जाएंगे, लेकिन इसके पास कितने रहेंगे? 6 ही रहेंगे। पहले इसके पास 7 थे, जब इसने एक लूज किया तो इसके पास 6 ही रहेंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। जब एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन किसका है? ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं बना रहा हूं, ये इसका है। दूसरा क्लोरीन इसके नजदीक आ गया, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 2 6, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इन दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी होगी, ये इन दोनों ने शेयर कर लिए। जब शेयर कर लिए तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, दिस इज द लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2, लिविस डॉट स्ट्रक्चर। ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, उसके लिए हम एक गोल बना लेते हैं अक्सर। ठीक है ना। तो इस गोल से क्या पता चलता है? देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इस गोल में भी हैं, ये इस गोल में भी हैं, इस क्लोरीन के सर्कल में भी है, इस क्लोरीन के सर्कल में भी है। इसका मतलब हुआ ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं? शेयर हो गए। तो इसको बोला जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो दो एटम्स के बीच में शेयर हुआ है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को देखोगे, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों का है? आंसर इज नो, ये सिर्फ इस क्लोरीन का है।
तो इसका क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं लून पेयर। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर नहीं हो रहा होता है उसको बोलते हैं लून पेयर, ठीक है ना। और जो शेयर होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, या बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। तो इसको कैसे और दिखाया जा सकता है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। इधर भी कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में शेयर हो गए, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट्स ए कोवेलेंट बॉन्ड, आप बोलोगे ए बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। बॉन्ड का मतलब एक ऐसा एटम्स का एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, ठीक है ना, जिसमें वो एटम्स एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ये 2 एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ गए उसको बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है ना। एक ऐसा बॉन्ड, तो कैसे जुड़ गए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो इसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कभी कभी क्या होता है, एक एटम लूज करता है, एक एटम गेन करता है, ठीक है ना, वहां पे भी बॉन्ड बनता है। एक कैटायन बनता है, एक एनायन बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि NaF भी हमने देखा, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी एक बॉन्ड है, लेकिन इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। सोडियम ने लूज किया है, फ्लोरीन ने गेन किया है, तो इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमने बताया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में जब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। अभी क्या हमने कोई कार्बन का एग्जाम्पल दिया है, आंसर इज नो। अभी हमने सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और क्लोरीन मॉलिक्यूल के, दोनों के केस में सिंगल बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट विल सी द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब आप देखिए, ऑक्सीजन जो है दुनिया में O2, इसमें भी 2 एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो इसमें भी बॉन्ड होगा। अब देखते हैं कैसे। तो ऑक्सीजन एटम जो है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 6। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स बना लेते हैं। ये एक ऑक्सीजन एटम आ गया, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम आ गया, इसको दूसरे कलर से बनाएंगे। ठीक है ना, जब ये दूर दूर से एक स्टेज पे ये दूर होंगे, जब दूर होंगे तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो एक दूसरे के नजदीक आ गए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, उससे क्या हो जाएगा, दोनों के पास 8 आ जाएंगे। लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। तो एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके ऑक्सीजन के थे, अब उसके भी आउटर मोस्ट शेल में आ गए। और ब्लू में दिखने वाले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इस ऑक्सीजन के थे पहले, वो इसके पास आ गए, ठीक है ना। तो कैसा हो गया कि यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8। इस ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 2 8। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। 2 इस ऑक्सीजन के हैं, 2 इस ऑक्सीजन के हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2। तो इसको कैसे और बना सकते हैं, O डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 4। जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, या हम बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि 2 पेयर शेयर हुए हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। इसको क्या बोलते हैं हम, डबल बॉन्ड। क्यों शेयर हुए, क्योंकि दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड थी। अगर ये एक ही शेयर करते, देखो इसके पास 6 है, इसके पास भी 6 है, अगर ये एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अब आप इलेक्ट्रॉन्स को गिनोगे तो 2, ये दोनों क्या हैं, 2 2 4 2 6 और एक साथ 7 ही आ जाएंगे। 2 2 4 2 6 एक साथ 7 ही आ जाएंगे। तो 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये 8, ये जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनको शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तब जाके आपका क्या बन जाएगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। समझ रहे हो। इसके बाद हम देखेंगे आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2।
नाइट्रोजन एटम, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 7, पहले में 2, बाकी कितने बचे 5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो चलो बनाते हैं। नाइट्रोजन 3 4 5, दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं, इसको और कितने चाहिए 3, इसको और कितने चाहिए 3, तो ये क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। टोटल कितने पेयर शेयर हो जाएंगे 3 पेयर शेयर हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर के बीच में हो जाएंगे, इसके 3 इसके 3। तो जब ये नजदीक आएंगे तो क्या सिनेरियो रहेगा, देखिए 1 2 3, दूसरा नाइट्रोजन भी नजदीक आया 1 2 3। अब इस नाइट्रोजन को लगेगा ये 8वां इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, ठीक है ना, ये 6 के 6 मेरे हैं और ये 2 हो गए 8। इससे नाइट्रोजन को भी लगेगा ये 6 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं और ये 2 हो गए 8। तो दोनों के पास कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जैसे कि आप देख सकते हो। ये हो गया लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2। इसको कैसे बना सकते हैं, देखो N ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 3 पेयर शेयर हो गए हैं, ठीक है ना, ये हो गया 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या बोलेंगे, लोन पेयर। तो N2 मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं, 2, एक यहां से एक यहां से, ठीक है ना। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है, बॉन्ड पेयर्स। तो इस तरह से आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर दोनों नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए, नियॉन जो नोबल गैस है उसके जैसे हो गए इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं अपने कार्बन पे। तो कार्बन के बारे में पहले स्टार्ट में हमने क्या देखा कि आपका जो कार्बन है उसके पास गेन और लूज करने का ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन जिसके साथ कार्बन अब रह सकता है, बॉन्ड्स बना सकता है, दूसरे एटम के साथ जुड़ सकता है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। तो चलो देखते हैं कार्बन को। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, लिविस स्ट्रक्चर कार्बन का 1 2 3 और 4। इसको और कितने चाहिए, 4 चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम मीथेन को देखते हैं। मीथेन इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 4। मीथेन में 4 हाइड्रोजन है। चारों हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। सब हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2, हीलियम जैसा बनने के लिए। तो ये भी अनस्टेबल, 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 ये इनमें से कोई भी नोबल गैस जैसा नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि चारों हाइड्रोजन इसके नजदीक आ जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। कैसे, चलो देखते हैं। कार्बन, एक हाइड्रोजन इसके नजदीक आया, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन नजदीक आया, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास टोटल 4 है। एक और हाइड्रोजन नजदीक आया, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। एक और हाइड्रोजन नजदीक आया, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक हाइड्रोजन को क्या फीलिंग आएगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि उसने शेयर किया कार्बन के साथ। और कार्बन ने किसके साथ शेयर किया है, चारों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो कार्बन का फीलिंग कैसा होगा कि इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दिस इज द लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। फिर से देखिए इसको, आपका कार्बन, इसके पास 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 8 चाहिए। हाइड्रोजन, इन सब के पास 1 आउटर इलेक्ट्रॉन है और इनको 2 चाहिए। क्योंकि इसको 4 चाहिए और हाइड्रोजन एक ही शेयर कर सकता है, इसलिए 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो चारों हाइड्रोजन इसके नजदीक आएंगे और अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जब ये शेयर करेगा इस कार्बन के साथ, तो देखो ये फॉर एग्जाम्पल नजदीक आया, कार्बन के पास टोटल 4, ये हाइड्रोजन एक आ गया, इसने शेयर किया, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, अब ये दोनों क्या हो गए, तो ये स्टेबल हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। कार्बन अभी भी अनस्टेबल है, इसके पास 2 3 4 5 आ गए। तो दूसरा हाइड्रोजन नजदीक आया तो बॉन्ड बना यहां से, फिर से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो क्या बना, अब आपके कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 2 2 4 5 और 6। एक और हाइड्रोजन आया, उसने यहां से बॉन्ड बना लिया, तो 7 आ गए। एक और हाइड्रोजन आ गया, उसने यहां से बॉन्ड बना लिया, तो 8 आ गए। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, CH
H और H, इसको बोलते हैं मीथेन। समझ रहे हो? तो ये हो गया आपके मीथेन के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें कार्बन और कार्बन अब हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 4, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों शेयर करने पड़ेंगे ताकि इसके पास 8 आ जाए। समझ रहे हो? तो कार्बन कौन सी बॉन्डिंग करता है? कार्बन करता है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता होगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता होगा। तो कितने बॉन्ड्स बनाता होगा? 4 बॉन्ड्स बनाता होगा हमेशा। ठीक है ना? अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ये आप देखिए CO2, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कार्बन का एक कंपाउंड है। इसमें देख लेते हैं कैसे होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैसे बनेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इसमें दो एटम्स, दो किस्म के एटम्स है, यानी कि दो एलिमेंट्स के एटम्स इन्वॉल्व हैं। कार्बन जिसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 4। इसका लिव स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? कार्बन 1 2 3 और 4। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। इसके लिव स्ट्रक्चर कैसा, डॉट स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? तो ऑक्सीजन को कितने और चाहिए? 2, लेकिन कार्बन को और कितने चाहिए? 4। ठीक है ना? तो इसीलिए आप देख रहे हो कि 2 ऑक्सीजन की डिमांड है यहाँ पे। तो इसको कैसे बनाएंगे? कार्बन, इसके पास टोटल कितने हैं? 4 हैं। ऑक्सीजन, इसके पास 6 हैं। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 हैं। अब क्या हो जाएगा? ये यहां से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे? 2। और यहां से ये शेयर हो जाएंगे। ठीक है ना? जिसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि कार्बन 1 2 3 4, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन के थे पहले, ये कार्बन के थे, अब ये दोनों के हो गए। अब इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 2 2 4 2 6 2 8। ये ऑक्सीजन के पास 6 थे, 2 2 4 और ये 2 6। इस कार्बन के पास भी 4 हैं, 2 यहां से आ गए, 2 यहां से हैं। ठीक है? तो अब इसको क्या लग रहा है कि इसके पास 8 हैं। क्यों? क्योंकि इसने शेयर किया है कार्बन के साथ। और कार्बन को क्या लगेगा? इसने यहां से शेयर किया है, यहां से शेयर किया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी अगर आप गिनोगे, 2 2 4 2 6 2 8। तो ये हो गया आपका लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हो? यहां पे कौन से बॉन्ड्स बनते हैं? डबल बॉन्ड्स बनते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा लोन पेयर्स कितने हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है ना, तो आप देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए हैं। 2 2 4 2 6 2 8। ये कितने पेयर हो गए? 4, यानी कि 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। लोन पेयर्स 4 हैं। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। हर एक बॉन्ड के अंदर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो बॉन्ड पेयर्स भी यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं। ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम और 2 मॉलिक्यूल लास्ट पे बनाते हैं, उनको सीखते हैं। वन ऑफ देम इज वाटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑन अर्थ। देखिए ये है आपका H2O। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए आपका कार्बन जो है इसके पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसको कितने की कमी है? 4 की कमी है, तो 4 शेयर करने पड़ेंगे, 4 बॉन्ड्स बनेंगे। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 हैं। कितने की कमी है? 2 की कमी है, तो ये कितने शेयर करेगा? 2 ही शेयर करेगा। कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 2 बॉन्ड्स बनाएगा। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5। कितने की कमी है? 3 की कमी है। कितने शेयर करेगा? 3 शेयर करेगा। कितने कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा? 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है? इसी तरह आपका ऑक्सीजन है, इसके पास 6 हैं, 2 ये बॉन्ड्स बनाने वाला है। तो हाइड्रोजन के पास 1 है, इसको कितनी की कमी है? 1 की कमी है, तो ये हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा। तो ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे। हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का आ गया। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का आ गया। और ऑक्सीजन के पास 4 और अपने हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? ये शेयर हो गए इन 2 के बीच में। ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? शेयर हो गए। अब इस हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 2। ये किसके जैसा बना? हीलियम के जैसा बना। हीलियम के जैसा बना तो स्टेबल हो गया। इस हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 2। किसके जैसा बना? हीलियम के जैसा बना। हीलियम के जैसा बना तो स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन, इसने ये शेयर किए हैं, ये शेयर किए हैं, ये 4 इसके अपने हैं, तो पूरा कैसे बनेगा? इस तरह से।
तो क्या मॉलिक्यूल बना, H2O। ये इसका क्या हो गया, लिव्स डॉट स्ट्रक्चर। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ पे शेयर हुआ। तो लोन पेयर्स कितने हैं, 2। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2। यानी कि देखो, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर दूसरा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर लोन पेयर। ठीक है, तो लास्ट वाला मॉलिक्यूल जो हम आज करेंगे दैट इज अमोनिया, NH3। किसी भी स्टेज पे आप अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं या रिवाइंड कर सकते हैं, जो चीज समझ नहीं आई उसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है ना, ये पॉज कर सकते हैं, बोर्ड पे देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, वेरी इजी। तो अमोनिया, अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, NH3। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। कितने की जरूरत है, 3 की जरूरत है। कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। तभी आप देख रहे हो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। देखो ये हो गया आपका नाइट्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। क्या इनमें से कोई स्टेबल है, आंसर इज नो। 5 वाला भी स्टेबल नहीं है, इसको 8 चाहिए। 1 वाला भी स्टेबल नहीं है, इसको 2 चाहिए। ठीक है ना, इसको 2 क्यों चाहिए, हीलियम जैसा बनने के लिए, नोबल गैस जैसा बनने के लिए, स्टेबल होने के लिए। इसको 8 क्यों चाहिए, नियॉन जैसा बनने के लिए, नोबल गैस जैसा बनने के लिए, और जो है स्टेबल होने के लिए। ठीक है ना, जो एक ही बात होती है। ओके, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। तो ये हो गया नाइट्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, एक इसका, हाइड्रोजन एक इसका। ठीक है ना, थोड़ा सा दूर बन गया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया। ये यहाँ पे नाइट्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक, ये यहाँ पे नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन का एक। तो ये हाइड्रोजन के पास 2 आ गए, ये हाइड्रोजन के पास 2 आ गए, ये हाइड्रोजन के पास भी 2 आ गए, तो स्टेबल हो गए। ठीक है ना, और ये नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो स्टेबल हो गया। तो कैसे बना सकते हैं, देखो अब ऐसे भी कर सकते थे, ये शेयर होगा, ये शेयर होगा, ये शेयर होगा। तो कैसा बना, N H H और H। तो कितने लोन बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी कि कितने बॉन्ड्स बने हैं, 3। और लोन पेयर्स कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर नहीं हुए हैं, 1। तो ये आपका अमोनिया हो गया। ठीक है ना, दिस इज योर अमोनिया। समझ रहे हो। तो ये था आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग इन सम सिंपल मॉलिक्यूल्स। एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है विच इज अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, जो आपसे कभी कभी पूछा जाता है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए आप, सल्फर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो S8, जैसे कि ऑक्सीजन का O2 है, फॉस्फोरस का P4 है, क्लोरीन का Cl2 है, ओजोन O3 है। इस तरह सल्फर जो है वो S8 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ये S8 का कभी कभी आपसे पूछा जाता है, ये कैसा होता है, ये रिंग होता है, यानी कि क्लोज चेन होता है। 8 सल्फर एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं इन क्लोज फैशन लाइक दिस। ऐसा हो जाता है। अब आप देख सकते हो कि इसमें हर एक सल्फर जो है 2-2 बॉन्ड्स बना रहा है, और हर सल्फर के पास, सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप का है, और हर सल्फर के पास देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16, 2 8 हो गए 10, 6 16। तो आउटरमोस्ट में कितने होंगे, 6। 2 ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल करता है, 4 इसके जो होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर्स होंगे। हर एक सल्फर का यही हाल है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसमें इन्वॉल्व किए, बॉन्ड फॉर्मेशन में। 2 इसके पास ऐसे होंगे, 2 इसने कैसे इन्वॉल्व किए हैं, बॉन्ड बनाने में। 2 लोन पेयर्स इसके पास भी होंगे, 2 लोन पेयर्स इसके पास भी होंगे, 2 लोन पेयर्स इसके पास भी होंगे, इसके पास भी होंगे, इसके पास भी होंगे, और इसके पास भी होंगे। ये आपका S8 मॉलिक्यूल है, देखो क्राउन जैसा दिख रहा है। ठीक है ना, रिंग है, और ये इसका लिव्स स्ट्रक्चर है जो आप बना सकते हो। ठीक है ना, अब आप एक असाइनमेंट ले सकते हो कि इसको गोल फॉर्म में जो है आप बनाना चाहो। देखो ये सल्फर को थोड़ा नजदीक लाना है,
दोनों इलेक्ट्रॉन को बीच में लगाना है और फिर गोल लगाना है। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट गोल बना सकते हो, जरूरत नहीं है, ये भी आप बना सकते हो अपने एग्जाम में। और दिस इज ऑल्सो द लीस्ट स्टोर स्ट्रक्चर ऑफ एसिड। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा A force of attraction exists that holds atoms together। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से एटम्स, देखो ये 8 एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कुछ, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आपका जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,4 और हर एक एटम की टेंडेंसी होती है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। उसके लिए इसको या तो 4 लूज करने पड़ेंगे तो फिर इसके पास 2 आ जाएंगे, ये हीलियम जैसा बनेगा, या फिर इसको 4 गेन करने पड़ेंगे। दोनों कंडीशंस हम समझ चुके हैं कि ये मुश्किल हैं, इसलिए न ये लूज करेगा न ये गेन करेगा। तो कार्बन आपका जो है आयोनिक कंपाउंड्स नहीं बनाएगा, क्योंकि लूज और गेन करने से जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो कार्बन के पास एक ही चीज होता है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने शेयर करेगा ये डिपेंड करता है कि इसको कितने की जरूरत है। इसके आउटरमोस्ट में 4 हैं, इसको आउटरमोस्ट में और 4 चाहिए, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके 4 बॉन्ड्स बना लेता है। ठीक है ना। कभी कभी सिंगल बॉन्ड्स बना लेता है, जैसे कि हमने मीथेन में देखा। कभी कभी ये डबल बॉन्ड्स भी बनाता है, जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड में देखा। और कभी कभी ये ट्रिपल बॉन्ड्स भी बनाता है, जैसे हम आगे आने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स में देखेंगे, जैसे कि आपके अल्काइन्स में हम देखने वाले हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा सिंपल मॉलिक्यूल्स में H2 में, Cl2 में, अमोनिया में, वाटर में या S8 में, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स में कैसे होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैसे एटम्स स्टेबल होते हैं बाय अचीविंग नोबल केस कन्फिगरेशन। ठीक है। तो दैट वाज आवर लेक्चर फॉर टुडे। हमने अगले लेक्चर में हम एलोट्रॉपी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। टिल देन, goodbye, have a nice day, thank you for watching।